नमस्ते दोस्तों। हर साल मार्च आते ही एक सबसे बड़ी टेंशन दिमाग में आती है, टैक्स बचाना है। पर आखिर कौन सी रेजिम चुनी जाए, नई या पुरानी? ये एक ऐसी उलझन है जिसमें लगभग हर टैक्स पेयर हर साल फंसता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के जो नए रूल्स आए हैं ना, उन्होंने इस पूरे गेम को ही बदल कर रख दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन नए और बेहद फायदेमंद बदलावों का एकदम डीप ब्रेकडाउन करेंगे, ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, नई टैक्स रिजीम के पीछे की सोच। दूसरा, बजट 2025 के सबसे बड़े बदलाव। तीसरा, कौन सी छूटें अभी भी मिलती हैं। चौथा, क्या क्या खत्म हो गया। और पांचवा, सबसे बड़ा सवाल, नई वर्सेस पुरानी रिजीम। तो सबसे पहले बात करते हैं नई टैक्स रिजीम की फिलॉसफी की। आखिर सरकार का मकसद क्या है इस नए टैक्स फ्रेमवर्क के पीछे? अगर सरकार की इस पूरी सोच को एक लाइन में समझाना हो तो वो बस यही है: सरल टैक्स, कम दरें और कम झंझट। मतलब प्राइमरी गोल एकदम क्लियर है, सिंप्लिसिटी। सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में आकर पीपीएफ, ईएलएसएस या किसी बीमा में फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट्स न करें। आइडिया ये है कि बस टैक्स कैलकुलेट हो, वो भी लोअर रेट्स पर, और सीधा पे हो जाए। ये उन सभी के लिए एक परफेक्ट रास्ता है जो ट्रेडिशनल टैक्स प्लानिंग के उस लंबे चौड़े जाल से दूर रहना चाहते हैं। पैसे वहां इन्वेस्ट होने चाहिए जहां सही रिटर्न मिले, न कि सिर्फ टैक्स के दबाव में आकर। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बजट 2025 के बड़े बदलाव। चलिए देखते हैं वो 3 गेम चेंजिंग अपडेट्स आखिर हैं क्या। नंबर 1, 12 लाख रुपए। ये पहला और कंप्लीटली मैसिव बदलाव है। सेक्शन 87A रिबेट के तहत अगर टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उस पर अब टैक्स बिल्कुल जीरो है। एक भी रुपया टैक्स में नहीं जाएगा। ये सच में एक बहुत ही बड़ा कदम है जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को एक बहुत बड़ी राहत देता है। दूसरा बड़ा नंबर है 75,000 रुपए। ये वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सैलरीड एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को सीधे तौर पर मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात, इसमें किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं होती। बस अगर आमदनी सैलरी या पेंशन से है तो ये 75,000 रुपए टोटल इनकम से सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अब अगर इन पिछले दोनों फिगर्स को जोड़ दिया जाए तो निकल कर आता है ये जादुई नंबर 12.75 लाख रुपए। यानी एक सैलरीड व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इफेक्टिवली 12.75 लाख रुपए तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकती है। 12 लाख की इनकम लिमिट और उसमें जोड़ लीजिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये बनता है फाइनल मैसिव बेनिफिट। बिना किसी झंझट के इतनी बड़ी आमदनी पर लिटरली जीरो टैक्स देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या मिलती है छूट? आइए देखते हैं कि इस नई रेजिम में कौन सी एग्जेम्पशंस अभी भी एक्टिवली क्लेम की जा सकती हैं। देखिए, ये वो बेनिफिट्स हैं जो नई रेजिम में भी पूरी तरह से सेफ हैं। सबसे पहले तो वही 75,000 रुपीस का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो अलाउड है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेसिक सैलरी का 14% और बाकियों के केस में 10%। इसके अलावा अग्निवीर कॉर्पस फंड के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी एटीसीसीएच के तहत एग्जेम्प्ट रखे गए हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी छुआ नहीं गया है, मतलब ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट पर एग्जेम्पशन बरकरार है। और आखिरी में फैमिली पेंशन में 25,000 रुपए या आमदनी का 1/3 हिस्सा, इनमें से जो भी कम हो वो अब भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन चौथे हिस्से में आते ही थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है। खत्म हुई छुट्टियां। आखिर इस नई और सिंपल रिजीम का ट्रेड ऑफ क्या है? क्योंकि सच तो ये है कि पुरानी रिजीम की तुलना में यहाँ बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। क्या सेक्शन 80C, जिसमें पीपीएफ, ईएलएसएस, ईपीएफ और होम लोन का प्रिंसिपल आता है, वो यहाँ मिलेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। सेक्शन 80D यानी हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी नहीं। हाउस रेंट अलाउंस मतलब एचआरए और लीव ट्रैवल अलाउंस या एलटीए, ये दोनों ही यहाँ अलाउ नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड होम लोन इंटरेस्ट, डोनेशंस के लिए एटीजी और सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट पर मिलने वाली 80 टीटीए और टीटीबी की छूटें, ये सारे मेजर ट्रेडिशनल डिडक्शंस इस नई रिजीम में स्ट्रिक्टली अनअवेलेबल हैं। तो अगर टैक्स प्लानिंग पूरी तरह से इन्हीं डिडक्शंस पर टिकी थी तो अब मैथ को दोबारा समझना बहुत जरूरी हो गया है। और यहीं से निकलकर आता है पांचवां और आखिरी हिस्सा, द अल्टीमेट क्वेश्चन, नई वर्सेस पुरानी रिजीम।
आखिर इनमें से सच में जीत किसकी होती है? इसे समझने के लिए दो रियल वर्ल्ड प्रोफाइल्स को कंपेयर करते हैं, राहुल और प्रिया। यहाँ राहुल की सैलरी 12 लाख रुपए है, लेकिन उसने टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा कहीं लॉक नहीं किया है, मतलब उसके स्पेसिफिक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स 0 हैं। तो नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 87A रिबेट की वजह से उसका फाइनल टैक्स बनता है बिल्कुल 0। यहाँ नई रिजीम बिना किसी डाउट के क्लियर विनर है। वहीं दूसरी तरफ है प्रिया। इनकी सैलरी 15 लाख रुपए है, लेकिन उन्होंने ATC में 1.5 लाख, ATD में 25,000 और HRA में 1.2 लाख जैसी भारी डिडक्शंस क्लेम की हैं। जब इन हाई डिडक्शंस को अप्लाई किया जाता है तो पुरानी रेजिम में प्रिया की टैक्सेबल इनकम काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैथ्स के हिसाब से उनके लिए ओल्ड रेजिम ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। इन दोनों का उदाहरण एकदम साफ दिखाता है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट लेवल ही सीधे तौर पर यह तय करता है कि कौन सी रेजिम सुपीरियर निकलकर आएगी। अगर इस पूरे विश्लेषण को एक बेसिक रूल ऑफ थंब में समेटना हो तो वो रूल ये है, कम इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है नई रेजीम और ज्यादा डिडक्शंस का मतलब है पुरानी रेजीम। ये एक अल्टीमेट एक्शनेबल टेक अवे है। इसे एक बेस की तरह यूज किया जा सकता है, इससे पहले कि डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से चर्चा की जाए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल पर थोड़ा विचार करना बनता है। एक ऐसे वक्त में जहां इफेक्टिवली 12.75 लाख तक की आमदनी वैसे ही आसानी से टैक्स फ्री हो सकती है, तो क्या आज के मॉडर्न टैक्स पेयर के लिए सिर्फ थोड़ा सा टैक्स बचाने की खातिर अपना कैश फ्लो लॉक करके एक हाई डिडक्शन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाना सच में कोई मैथमेटिकल सेंस बनाता है? या फिर अब पैसे को बिना टैक्स के डर के बेहतर रिटर्न वाली जगहों पर ग्रो करना ज़्यादा सही रास्ता है? अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेटअप्स को एक बार ठीक से इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है और प्रोफेशनल से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। इस विश्लेषण से उम्मीद है कि नए टैक्स रूल्स पर एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी। और हाँ, इस जानकारी को बाकी सभी के साथ ज़रूर शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स की उलझन तो सबकी होती है। शिक्षा का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, सीखने का सिलसिला चलता रहना चाहिए।